नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसमें हम हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। जो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण हैं उन्हें 3 वर्गों में बांटते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और फिर ये है विलोपन अभिक्रिया या इसे बोलते हैं विहाइड्रो हैलोजिनीकरण अभिक्रिया, और तीसरा धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो ये पहले वाला टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। आज पढ़ते हैं ये विलोपन अभिक्रिया, विहाइड्रो हैलोजिनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा एल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है तथा एल्कीन बनती है। यह अभिक्रिया बीटा विलोपन या विहाइड्रो हैलोजनन या विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये उदाहरण देखिए, ये ब्रोमोएथेन है या एथिल ब्रोमाइड है। देखो, एथिल ब्रोमाइड में ये Br जिस कार्बन से जुड़ा होता है ये अल्फा कार्बन है, उससे अगले वाला कार्बन ये बीटा कार्बन है। तो इसमें हमने विलोपन अभिक्रिया या बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब किसी ऐसे एल्किल हैलाइड को जिसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु होता है, जिसको एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ में गर्म करते हैं, तो इसमें से एल्फा कार्बन से Br हटता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है KOH के साथ में गर्म करने पर, तो ये बनती है एल्कीन। इसका नाम है एथीन या एथिलीन, है ना। इसी प्रकार से ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, 1 2 और 3 कार्बन है प्रोप। तो 2 क्लोरोप्रोपेन है, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, और इससे फिर ये इधर देखें तो ये दूसरे नंबर का कार्बन बीटा कार्बन है, ऐसे ये भी बीटा कार्बन है, इनसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हैलाइड को या एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन बोलते हैं, KOH के साथ में गर्म करते हैं तो एल्कीन बनती है। यहाँ से एल्फा कार्बन पे से Cl हटता है, बीटा कार्बन पे से कोई से भी हटेगा, इधर से भी हट सकता है, इधर से भी हट सकता है, तो ये बनती है एल्कीन, और इसका नाम क्या है, प्रोपीन। और ये अभिक्रिया कहलाती है बीटा विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है, या इसे बोलते हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु भी हटता है और हैलोजन परमाणु भी हटता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है बीटा विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद करना। प्यारे विद्यार्थियों, विलोपन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। विलोपन अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड को जिसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु होता है, जो 2 उदाहरण मैंने आपको बताया ये अलग उदाहरण है। जब ये एक एल्किल हैलाइड है और इसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से ये इधर पहला कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और इधर वाला भी बीटा कार्बन है। तो विलोपन अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि जब हम एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करते हैं तो एल्कीन बनती है, और एल्कीन बनती है। अब जैसे इस अभिक्रिया में भी एल्कीन बन रही है। एक एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर एल्फा कार्बन से जुड़ा जो हैलोजन परमाणु है उससे जुड़े हुए उससे जुड़े हुए इधर भी बीटा कार्बन है और इधर भी बीटा कार्बन है, तो कौन सी एल्कीन, 2 एल्कीन बनती है, कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, कौन सी एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा, इसका
निर्धारण जो है ये सेट-जेफ नियम या इसे जेट-सेफ नाम से उच्चारित करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा इसका निर्धारण होता है। देखो सेट-जेफ नियम क्या है, विहाइड्रोजनन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन उस कार्बन परमाणु से होता है। विहाइड्रोजन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन उस कार्बन परमाणु से होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इस प्रकार उच्च प्रतिस्थापित एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ पे प्राप्त है, इस प्रकार उच्च प्रतिस्थापित एल्कीन प्राप्त होती है। उच्च प्रतिस्थापित एल्कीन में जो डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। तो ये जो सेट-जेफ नियम है ये हमें बताता है कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास में बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो हाइड्रोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु तो यहाँ से निकलेगा ही है, जो हाइड्रोजन परमाणु है वो कहाँ से निकलेगा, तो इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन उस कार्बन परमाणु से होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। देखो जैसे ये बीटा कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इस बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन का विलोपन उस Br के साथ में Br हटेगा और हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से हटेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यानी कि हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा। तो जो मुख्य उत्पाद होता है, जो मुख्य उत्पाद होगा वो ये होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये दिखाना जरा। तो जब हम ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, जब हम इसको KOH के साथ में गर्म करते हैं तो देखो ये दोनों एल्कीन बनती है। देखो यहाँ भी इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, तो मुख्यतः जो हाइड्रोजन परमाणु है वो उस कार्बन परमाणु से हटता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। यानी कि जो यहाँ से जब हाइड्रोजन हटता है तो ये बनता है 2 ब्यूटीन, और अगर हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से हटता है तो ये बनता है 1 ब्यूटीन। ये मुख्य उत्पाद होता है, 80% बनता है, ये 20% बनता है। तो सेट-जेफ नियम के अनुसार विहाइड्रोजनन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन उस कार्बन से होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। या हम इसे दूसरे तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं कि विहाइड्रोजनन अभिक्रिया में वो एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है जो उच्च प्रतिस्थापित होती है। देखो उच्च प्रतिस्थापित एल्कीन क्या होगी, जिसमें ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। देखो इस डबल बॉन्ड के इधर भी एक एल्किल समूह है, इसके भी, जबकि इसमें डबल बॉन्ड के एक साइड में एल्किल समूह है, दूसरी साइड में कोई एल्किल समूह नहीं है। तो या तो इसको इस तरीके से याद करिए कि विहाइड्रोजनन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन उस कार्बन परमाणु से होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, या विहाइड्रोजनन अभिक्रिया में वो एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है जो उच्च प्रतिस्थापित होती है। तो ये था सेट-जेफ नियम या जेट-सेफ नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम एक नियम और पढ़ेंगे, मार्कोनिकॉफ नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्या है मार्कोनिकॉफ नियम? मार्कोनिकॉफ नियम है किसी असममित एल्कीन में HX हाइड्रोजन हैलाइड, ये हैलोजन परमाणु है, हाइड्रोजन हैलाइड अणु का योग होने पर HX अणु का ऋण भाग उस युग्मबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। जैसे ये यौगिक है प्रोपीन, ये यौगिक प्रोपीन है और ये एक असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन कैसे है ये? देखो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
इसमें इस कार्बन से, ये युग्म बंधित कार्बन है, इसके एक और CH3 समूह जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर युग्म बंधित, देखो इस युग्म बंधित कार्बन से तो एक H जुड़ रहा और एक CH3 समूह जुड़ रहा, और यहाँ पे इस युग्म बंधित कार्बन से दो H जुड़ रहे, तो ये एक असममित एल्कीन है। तो जब किसी असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का अणु जुड़ता है तो इस अणु का जो ऋण भाग होता है X, वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, यानी कि X का ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से X इस कार्बन से जुड़ेगा और H यहाँ से जुड़ेगा। जैसे प्रोपीन पर HBr की अभिक्रिया दिखाई है, तो ये Br कहाँ पर जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूट करके Br इस कार्बन से जुड़ेगा और H इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड अणु का योग होने पर HX अणु का ऋण भाग उस युग्मबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। और यहीं पर हम एक नियम और पढ़ेंगे, ये है खरेस प्रभाव या इसको बोलते हैं परोक्साइड प्रभाव। देखो खरेस प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव क्या होता है। खरेस प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव ये होता है कि किसी कार्बनिक परोक्साइड की उपस्थिति में, कार्बनिक परोक्साइड जैसे बेंजोइल परोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन में HBr का जो योग होता है ना, वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का जो योग होता है ना, वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, यानी कि Br उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा होते हैं, H फिर यहाँ जुड़ता है। तो ये प्रभाव क्या कहलाता है, खरेस प्रभाव। देखो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr परोक्साइड की उपस्थिति में, कार्बनिक परोक्साइड की उपस्थिति में ये Br उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु अधिक होते हैं, यानी कि ये यौगिक बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये प्रभाव कहलाता है खरेस प्रभाव। तो इसको सभी विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एल्किल हैलाइडों का अगला रासायनिक गुण है धातुओं के साथ अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, अधिकांश कार्बनिक, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कई धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके कार्बन और धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं, जिन्हें कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया कि अधिकांश कार्बनिक, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके कार्बन और धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं, और ऐसे यौगिक कहलाते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX कार्ब धात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है। जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होते हैं, ये कार्ब धात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है, और इस सूत्र के यौगिकों की खोज विक्टर या इसे ग्रीनियर बोलते हैं, विक्टर ग्रीनियर, या इसे ग्रीनियर को ग्रिग्नॉड बोलते हैं,
नॉर्ड ने 1900 में की थी। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड सूत्र के यौगिकों की खोज 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने की थी। जब शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ में की जाती है, जब शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ में कराई जाती है तो RMgX सूत्र के यौगिक प्राप्त होते हैं, जिन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं C2H5Br। ये एथिल ब्रोमाइड है। क्लोराइड भी ले सकते हैं या आयोडाइड भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम धातु के साथ में शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराई जाती है तो ये बनता है C2H5MgBr और ये बनता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। यहाँ पे CH3 समूह भी ले सकते हैं और दूसरा एल्किल समूह भी ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये बड़े महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं और कई अन्य दूसरे कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण जो है वो इन यौगिकों के द्वारा किया जाता है। तो RMgX सूत्र के यौगिक कहलाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इनको बोलते हैं। और ये कार्बधात्विक यौगिक है। कार्बधात्विक यौगिक कैसे हैं? क्योंकि इनमें जो ये एल्किल एल्किल समूह है, एल्किल समूह के कार्बन और ये मैग्नीशियम धातु है, इसके बीच में आबंध उपस्थित होता है, तो ये एक कार्बधात्विक यौगिक है। और ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये बहुत अभिक्रियाशील होता है। इसमें ये जो एल्किल समूह का कार्बन और Mg के बीच में ये जो सहसंयोजी बंध है ये ध्रुवीय होता है। ये ध्रुवीय इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन देने की अधिक प्रवृत्ति होने की वजह से ये एल्किल समूह के कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में ये जो सहसंयोजी बंध है ये ध्रुवीय होता है, जबकि ये मैग्नीशियम परमाणु और ये हैलोजन परमाणु ये बंध आयनिक होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं और इनको जब बनाते हैं तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनाते हैं। नमी और वायु की अनुपस्थिति में जो है ना शुष्क ईथर माध्यम में जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ में कराते हैं तो ये बनते हैं। अगर नमी रहेगी तो फिर ये यौगिक जो है वो नमी के साथ में वायु के साथ में अभिक्रिया कर लेंगे। तो इसलिए जब इनको बनाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को तो नमी और वायु की अनुपस्थिति आवश्यक होती है। और जो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं ये जिन यौगिकों में सक्रिय हाइड्रोजन होती है, सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं जिन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, जैसे एल्कोहलों में OH समूह से जुड़ा हाइड्रोजन या एमीन जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन समूह से जुड़ा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन। तो जिन यौगिकों में सक्रिय हाइड्रोजन होती है या किसी भी ऐसे स्रोत से जिससे प्रोटॉन प्राप्त हो, उनके साथ में ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये RMgX है और देखो ये HOH है। पानी के साथ में रिएक्शन करके ये H इस एल्किल समूह में जुड़ जाएगा, RH है ना, तो ये बनती है एल्केन MgOH और ये Cl। देखो अगर हम इसका उदाहरण देखें, जैसे हम यहाँ ले CH3MgBr, ये मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसकी पानी के साथ में रिएक्शन करें क्योंकि इसमें
प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है पानी में, इसमें सक्रिय हाइड्रोजन होती है। ये सक्रिय हाइड्रोजन क्या प्रोटॉन ही होता है। जो सक्रिय हाइड्रोजन होती है वो प्रोटॉन के रूप में आसानी से उपलब्ध होती है। तो ये H इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ये CH4 है ना, और ये MgOH Br है ना। तो ये क्या बनेगी, मेथेन